तो x अपॉन इनको करो मल्टीप्लाई, ये बन गया -20 और ये माइनस का 18 y अपॉन। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। जैसा आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 को पूरी तरह से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। प्रश्नावली 3.5 में हम लोग सीखने वाले हैं वज्र गुणन विधि। अब ये वज्र गुणन विधि क्या होती है, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वज्र गुणन विधि होती क्या है। तो जैसा आपको पता है कि अभी तक हमने जितने भी प्रश्नावली को सॉल्व किया है उसमें हर क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिए गए थे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मान लीजिए हमारे पास ये इस तरह से एक समीकरण ये है, ओके, और दूसरा समीकरण ये है। सपोज ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ओके। अब ये हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो ये बिना एक्स वाई वाली टर्म है इनको पहले इस तरफ लेके आना है, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि जो भी आपको समीकरण दिए हैं सबसे पहले आपने उनको देखना है। अगर जो आपके समीकरण वो इस फॉर्म में दिए हैं तब आपने इसको पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यूज को निकालना है, उसको लिखना है, ओके। अगर ये इस फॉर्म में दिया है पहले आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, अब जो टर्म x के साथ होगी वो होगा a1, ठीक है। पहले समीकरण की बात कर रहे हैं, जो x के साथ टर्म होगी वो a1 होगा, y के साथ जो टर्म होगी वो b1 होगा, और जो बिना एक्स वाई वाली टर्म होगी वो c1 होगा, ओके। उसी तरह से सेम दूसरे समीकरण में जो x के साथ टर्म होगी वो a2 होगी, y के साथ होगी b2 और बिना एक्स वाई वाली टर्म c2। तो इस तरह से जो हमारी ये 6 टर्म्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 उसको निकालते हैं। जब हमने इनको निकाल लिया उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये x निकालने का तरीका, ये y निकालने का तरीका, ये 1 निकालने का तरीका। सबसे पहले b1 ऐसे लिखना है और b2 यहां पे लिखना है, ओके। c1 लिखना है, c2 यहां लिखना है, फिर a1 फिर a2 और लास्ट में b1 b2। तो आपका जो फॉर्मूला है वो b1 b2 से स्टार्ट होके b1 b2 पे क्लोज होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है कि b1 b2 लिख दो, लास्ट में b1 b2 लिख दो, बीच में b के बाद क्या आता है c, c1 c2, ठीक है। और c के बाद क्या आएगा a, या b से पहले क्या आता है a, तो a1 a2। उसके बाद इनको आपस में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले b1 इंटू c2 करेंगे, b1 इंटू c2 करेंगे और बीच में आएगा माइनस, माइनस c1 इंटू b2 या b2 इंटू c1। तो ये जो टर्म्स है आपकी वो आपकी x के नीचे आएगी, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 c1। अब इतना ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अब ये b1 b2 को भूल जाओ, अब आपके पास है c1 c2 a1 a2। सेम ये आएंगे y के नीचे, ठीक है। तो y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1, ओके। लास्ट ये भी हो गया सॉल्व। अब ये रहता है a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ओके। जब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, ये जो टर्म है इसको एक के इक्वल पुट करना है, ठीक है। y वाली टर्म को भूल जाओ, ये है नहीं बीच में। जब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये y वाली टर्म को भूल जाओ, x अपॉन जो भी वैल्यू होगी वो आपका 1 अपॉन जो भी वैल्यू होगी उसके बराबर आएगी, वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सेम वैसे ही जब आपने y की वैल्यू निकालनी है तो इसको भूल जाओ और इनको बराबर कर दो, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, ओके।
तो ये है हमारा वज्र गुणन विधि। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये टर्म्स है, जो उसका बेसिक स्टेप्स है, वो आपको समझ आ गए। ओके, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि निम्न समीकरणों में से किसका एक अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपने ये तीनों कंडीशन में से चेक करना है कि जो समीकरण आपको दिया है वो कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो समीकरण आपको दिया है उसमें कौन सी कंडीशन लग रही है। ओके, अगर आपकी ये वाली कंडीशन आती है किसी भी समीकरण में, तो उसे आपने वज्र गुणन विधि से हल करना है। ओके, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ओके, उसी में हम लोग वज्र गुणन विधि लगाएंगे। तो पहला जो हमारा समीकरण है वो है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। पहला समीकरण ये है, इसको चेक करते हैं। a1 है 1, a2 है 3, तो a1/a2 ये आ गया 1/3। अब b1/b2 इज इक्वल टू -3 माइनस 9, तो ये भी आ गया 1/3। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 देख लेते हैं, -3 माइनस 2 आ गया 3/2। तो ये हमारा आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो आ गया इस वाली कंडीशन में, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है उसके कोई हल नहीं होंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x जमा 2y इक्वल टू 8। ये हमारे समीकरण, इनको चेक करते हैं। तो a1/a2 2/3 b1/b2 1/2, तो ये इक्वल नहीं है, मींस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस समीकरण का जो युग्म है, ठीक है, जो ये इक्वेशन का पेयर है, इसमें हम लोग वज्र गुणन विधि लगाएंगे, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अद्वितीय हल होंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो इनको मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन तो हमें ऐसे भी ध्यान है। ओके, सबसे पहले आपने इस तरह से चेक करना है। अब जो a1 a2 b1 b2 इनकी वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, a1 हमारा है 2, b1 है 1 और c1 कितना होगा, पहले मैंने क्या बताया था, इसको इस तरफ लेके आना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, देखो 2x y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a1 आ गया 2, b1 आ गया 1, c1 आ गया माइनस का 5, a2 आ गया 3, b2 आ गया 2 और c2 आ गया माइनस का 8। सबसे पहले आपने इस तरह से वैल्यूज को लिखना है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 1 a1 इंटू b2 माइनस a2 माइनस b1। ये चाहिए हमें। ठीक है, अब ये टर्म्स कैसे निकाली हमने, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आएगा b1 b2 1/2, सबसे पहले आएगा 1 और 2। ठीक है, b1 और b2 की वैल्यू, उसके बाद c1 और c2 की वैल्यू, -5 -8, फिर 2 और 3 और लास्ट में 1 और 2। जहां से स्टार्टिंग होगी वहीं पे क्लोजिंग होगी। ओके, आपने इस तरह से वैल्यूज को लिख लेना है। ओके, अभी हमने क्यों लिखा है ऐसे, देखो b1 b2 लास्ट में भी लिख दो b1 b2। b से पहले क्या आता है a, तो a1 a2, b के बाद क्या आता है c, c1 c2। ओके, तो
ये जो स्टार्टिंग के दो है उनसे x की वैल्यू आएगी, जो ये बीच के दो है उससे y की वैल्यू आएगी, और जो लास्ट के दो है उनसे 1 जो भी वैल्यू वहां पे आएगी। ओके, अब x की वैल्यू निकालते हैं। वहां पे ध्यान से देखना, 1 गुना -8 होगा -8 माइनस इंटू 2 गुना -5 -10 इज इक्वल टू y अपॉन -5 और 3 को गुना करेंगे -15, बीच में माइनस, फिर -8 और 2 माइनस का 16 और 1 अपॉन 2 गुना 2 4 -3। ओके, x अपॉन -8 प्लस 10, y अपॉन -15 प्लस 16 और 1 अपॉन 1। ठीक है, मीन्स 1 ही आएगा, तो ये आ गया x/2 y/1 और 1। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x/2 इसको छुपा देंगे इक्वल टू 1। ठीक है, तो x/2 इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 2। ओके, अब y की वैल्यू निकालनी, इसको छुपा देंगे तो y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। तो जो पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है उसका आंसर है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, अगर ये 5 नंबर में आता है पूरे 5 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर का आता है पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले समीकरण को इस तरह लिखना, उनको चेक करना कि वो कौन सी कंडीशन में आ रहा है। अगर वो पहली कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, तब हम इसमें वज्र गुणन विधि लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा जाएगा कि वज्र गुणन विधि लगाओ, तो आपने डायरेक्ट ही पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 उनकी वैल्यूज को लिखना है। ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना स्टार्ट करना है। ओके, फिर वहां से इनकी वैल्यूज को लिखना है, उसके बाद x अपॉन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपस में, और वहां पे आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ओके, और जब आप एंड में पहुंचोगे, जैसे ही आपने x की वैल्यू निकालनी है तो y वाली वैल्यू को छुपा दो, x की वैल्यू आ जाएगी। जब आपने y की वैल्यू निकालनी है तो x वाली वैल्यू को छुपा दो। ओके, अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। ओके, तो ये देखो 3/6 मीन्स a1 अपॉन a2 ये हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2 ये हमारा -5 अपॉन -10, ये भी होगा 1/2। c1 अपॉन c2 करेंगे, ये भी हो जाएगा 1/2। तो ये तीनों बराबर है। ओके, तो ये पहली कंडीशन को तो प्रूव नहीं कर रहा है, बट ये दूसरी कंडीशन को प्रूव कर रहा है। ओके, बट क्वेश्चन 1 में हमें कहा गया है कि अगर ये पहली कंडीशन को प्रूव कर रहा है या उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ही हम लोग इसमें वज्र गुणन विधि लगाएंगे। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में हम लोग वज्र गुणन विधि नहीं लगाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं इसका जो चौथा पार्ट है उसकी ओर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन 1 में कहता है क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो भी समीकरण इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, इसके अकॉर्डिंग होंगे, तभी हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है हमारे पास, x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 इक्वल टू -3 तो ये बराबर नहीं आएगा। ओके, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये इस कंडीशन को कर रहा है सेटिस्फाई। ओके, तो यहाँ पे a1 आ गया 1, b1 आ गया -3, c1 आ गया -7, a2 आ गया 3, b2 आ गया -3, c2 आ गया -15, ये भी आ गया। अब b1 b2 -3 -3 -3 और c1 c2 a1 a2। ओके, सबसे पहले हमने x निकालना है, तो x अपॉन b1 इंटू c2, तो पहले वाले ये दो पेयर है आपके, इनको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो -3 इंटू -15, तो ये प्लस का 45
45 माइनस 3 गुना -7 प्लस का 21 इज इक्वल टू वाई अपॉन -7 गुना 3 तो माइनस का 21 माइनस -15 गुना 1 -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 गुना -3 माइनस का 3 बीच में माइनस फिर -3 गुना 3 माइनस का 9 तो ये बनेगा x अपॉन 45 माइनस 21 y अपॉन -21 प्लस 15 1 अपॉन और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन -3 प्लस 9 ये आएगा। तो x अपॉन ये आ गया 24 y अपॉन माइनस का 6 1 अपॉन 6। ओके, अब जब हमें x की वैल्यू निकालनी y को छुपा दो तो हमारे पास आएगा x बटे 24 इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये बनेगा 6x इक्वल टू 24 x इक्वल टू 24 बटे 6 यानी 4 x की वैल्यू आ गई 4। ओके, अब y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं तो y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6y इक्वल टू -6 y इज इक्वल टू -6/6 y इज इक्वल टू माइनस का 1। ओके, तो y की वैल्यू आ गई -1 x की वैल्यू आ गई 4। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और हमें देखना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी जो ये समीकरण हमें दिया है अगर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, मीन्स इसमें जो कंडीशन हमें प्रूव करनी है वो इस तरह से होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो जो भी हमारी वैल्यूज आएगी वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ओके, सबसे पहले जो ये समीकरण दिए इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण बनेगा 2x 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और ये दूसरा समीकरण बनेगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0, इस तरह से। ओके, तो सिर्फ आपने ये वाली जो कंडीशन है वो लगानी है। ठीक है, a1 अपॉन a2, पहले हम a1 की वैल्यू लिख लेते हैं कितनी है। a1 है हमारा 2, b1 है 3 और c1 है माइनस का 7। a2 है हमारा a माइनस बी जो x के साथ है। ठीक है, b2 है हमारा a प्लस बी और c2 है हमारा माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, हमें सिर्फ इस कंडीशन में इन वैल्यूज को डालना है। a1 अपॉन a2 तो 2 अपॉन a माइनस बी, b1 अपॉन b2 3 अपॉन a प्लस बी, c1 अपॉन c2 माइनस 7 माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कर जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो पहले आप इन दो को कंपेयर करो, आमने सामने लेके आओ, उसके बाद आपने इन दो को आमने सामने लेके आना। ओके, सबसे पहले इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाय a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। a वाली टर्म एक तरफ कर दो, b वाली दूसरी तरफ कर दो, ये हमारा हो जाएगा 2b प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस 2। ये हमारा बनेगा 5b इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू 5b। ओके, अब इन दो को कर दो कंपेयर, तो ये हमारा बनेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो ये बनेगा 3 इंटू 3a प्लस a माइनस b, ये a है। ठीक है, a है ये, और 7 इंटू a प्लस b, ये हमारा बनेगा 9a प्लस 3b माइनस 6 7a प्लस 7b। ठीक है, ये है वो। ठीक है, तो a वाली टर्म एक तरफ कर दो, b वाली दूसरी तरफ कर दो, तो 9a माइनस 7a और ये 6b यहीं रहने दो, b को दूसरी तरफ ले जाओ, 7b माइनस 3b, ये बन गया 2a माइनस 6
इक्वल टू 4b। a की वैल्यू 5b है, उसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 गुना 5b माइनस 6 4b, ये बन गया 10b माइनस 6 इक्वल टू 4b। ये b दूसरी तरफ चला जाएगा, ये बनेगा माइनस 6 इज इक्वल टू 4b माइनस 10b। ये हमारा बन गया माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 6b, माइनस से माइनस कट गया तो 6b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6/6 1। तो b की वैल्यू आ गई 1, तो b की वैल्यू यहां पुट कर दो तो a की वैल्यू आ गई 5, a आ गया 5, b आ गया 1। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। ओके, इसमें ये कहता है कि k के किस मान के लिए जो ये समीकरण हमें दिया है इसका कोई हल नहीं होगा। मींस हमें ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 है हमारा 3, b1 है हमारा 1 और c1 हमारा कितना है, देखो c1 1 नहीं लिखेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। 3x y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी में ही ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, c1 ये हो गया। वो इसको दूसरी तरफ ले जाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस की गलती हो जाती है और जो हमारी वैल्यूज है वो टोटली डिफरेंट बन जाती है। सबसे पहले आपने इसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और सेम दूसरी इक्वेशन को भी। ये आ गया 2k माइनस 1 k माइनस 1 और माइनस 2k प्लस इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। a2 हमारा आ गया 2k माइनस 1, b2 हमारा आ गया k माइनस 1 और b2 हमारा आ गया माइनस 2k प्लस। ओके, तो जो ये c1/c2 है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ ये आगे वाली दो वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो a1/a2 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1/b2 1/k माइनस 1, क्योंकि तीसरी वैल्यू तो इक्वल है ही नहीं है इसके, ठीक है। इसको लिख दो आप ऐसे, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू k माइनस 1 और 1 इंटू 2k माइनस 1 और यह 3k माइनस 3 2k माइनस 1, k वाली एक तरफ बिना k वाली दूसरी तरफ, 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू आ गई 2। तो अगर आप k की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखो कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। 3/2 गुना 2 4, 4 माइनस 1 ये आ गया 3। सेम यहाँ पे देखो 1/2 माइनस 1 1 और आगे वाला तो रहने दो ये, ठीक है। तो 3/3 ये 1 बनेगा ना, मतलब 1/1, ये भी 1/1, मतलब बराबर ही आएगा। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्वेश्चन नंबर 3 को हमें प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि इसमें लगा लेते हैं, तो ये हमारा बनेगा, हम समीकरण 2 की हेल्प से x की वैल्यू निकालेंगे। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y बाय 3। ये वैल्यू पुट करेंगे पहली वाली में, ये बनेगा 8 इंटू 4 माइनस 2y यहाँ 3 5y इक्वल टू 9। ओके, ये हमारा बनेगा 8 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 15y, ये चला जाएगा दूसरी तरफ 9 गुना 3, ये हो गया 32 माइनस 16y प्लस 15y इक्वल टू 27। ये 32 वहां चला जाएगा, ये बन गया माइनस y, 27 माइनस 32 माइनस y इक्वल टू माइनस 5, y आ गया 5, y आ गया 5, तो x हमारा होगा 4 माइनस 2 गुना 5 बटे 3, यह आ गया 4 माइनस 10 बटे 3 माइनस 6 बटे 3, x आ गया माइनस का 2 और y आ गया 5। ओके,
अब सेम आंसर हमें वज्र गुणन विधि से भी निकालना है, ठीक है। तो इसको हम नहीं मिटाएंगे, इतने से ही क्वेश्चन में हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इन समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले a1 की वैल्यू है 8, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है माइनस 9, c2 की वैल्यू माइनस 4। सबसे पहले वैल्यूज को लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है b1 b2, ठीक है, 5 और 2, लास्ट में लिख दो 5 और 2। अगर आपने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है ना, तो आप सिर्फ ये चारों जो टर्म्स हैं इनको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। b1 b2 b1 b2, b से पहले आता है a, तो a की वैल्यू यहाँ आएगी 8 और 3, b के बाद आता है c, तो माइनस 9 माइनस 4। बस आपने इसके पेयर बनाने और सॉल्व करना है, ठीक है। x के लिए ये स्टार्टिंग वाला पेयर, y के लिए ये बीच वाला पेयर, और 1 के लिए ये वाला पेयर। ये x के लिए, y के लिए, 1 के लिए। तो x अपॉन इनको करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा माइनस 20 और ये माइनस का 18, y अपॉन माइनस का 27 और माइनस 32, और लास्ट में आएगा 1 अपॉन 16 माइनस 15। तो ये आ गया x अपॉन माइनस 20 प्लस 18, y अपॉन माइनस 27 प्लस 32 और 1 अपॉन 1। तो x माइनस 2, y 5 1। x की वैल्यू निकालेंगे, y को छुपा दो, तो x बाय माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 2, y बाय 5 इक्वल टू 1, तो y आ गया 5। तो जो वैल्यू हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाली थी वही वैल्यू हमारी वज्र गुणन विधि से भी आ गई है। ओके, x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5। तो आपने खुद देखा भी कि कौन से मेथड में हमें ज्यादा समय लगा, कौन से मेथड में कम समय लगा। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सारे मेथड यूज करने आने चाहिए। ओके, क्योंकि जितने ज्यादा मेथड आपको पता होंगे उतने ही ज्यादा आपकी जो नॉलेज भी बढ़ेगी और आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इन माय ओपिनियन यू हैव टू लर्न all of these methods given in your chapter. Okay, so try to learn new methods as much as possible. Okay, so you can find the values of x and y by using different methods. Okay, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो भी होता है कंप्लीट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 5 पार्ट्स है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं स्टार्ट। चौथे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए उसे अदा करने पड़ते हैं। ओके, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है उसे छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने होते हैं। तो हमें नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें समीकरण बनाने। तो समीकरण किस तरह बनेंगे, देखो समीकरण हमारे इस तरह बनेंगे कि जो हमारा एक नियत व्यय है, जो हमारा फिक्स एक खर्चा है, ठीक है, और कि कितने दिन, यहां दिन आएंगे डेज, और यहां पे आएगा कुल खर्चा यानी कुल व्यय, ठीक है। खर्चा की जगह इसको खर्च कर लो, ठीक है, तो कुल खर्च, या इसको आप कर लो कुल व्यय। इस तरह से इसके अकॉर्डिंग हमारी जो समीकरण है वो बनेगी। पहला ये कहता है कि नियत व्यय तो हमें पता नहीं है कितना है, ठीक है, तो हम x लेंगे। जो पहला विद्यार्थी है जो ए है उसने 20 दिन भोजन किया, ठीक है, 20 दिन, तो 20 हमारा y होगा। कुल खर्च उसने जो दिए पैसे वो 1000 रुपए दिए, ये पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण देखो, x प्लस उसने दिए 26 दिन के लिए 1180 रुपए, कितने दिए 1180 रुपए। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ये 2 बन गया। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है।
सबसे सिंपल यही है, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0। दूसरा आएगा x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पहले कहा गया कि आप जिस मर्जी विधि का यूज करो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी मेथड लगा, ओके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपने कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज ना भी करते तो भी हमारा काम चल जाता, क्योंकि हम इसमें सबसे सिंपल जो तरीका उसको लगाने वाले हैं, ठीक है। ओके, हम इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे और देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ओके। तो x प्लस 20y, मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए लिखा था कि अगर हम इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको चेंज किया था, ठीक है। बट हम इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं, तो हम इसको इतना लेंथी क्यों करें, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। ये हमारा समीकरण है, इसको माइनस कर दो, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, x हो गया रिमूव, यानी विलोपन वाली विधि कर रहे हैं, ठीक है। माइनस 6y इक्वल टू माइनस 180, माइनस से माइनस कट गया, 6y इक्वल टू 180, 6y इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 बटे 6 30। तो y आपका आ गया 30, x की वैल्यू निकालते हैं यहां से, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 20y, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 20 इंटू 30, 1000 माइनस 600 400। तो जो हमारा नियत व्यय, जो फिक्स हमारा खर्चा है, ठीक है, वो है 400 रुपए। और जो प्रतिदिन का भोजन है ना, ठीक है, प्रतिदिन के भोजन के लिए उनको 30 रुपए देने पड़ेंगे डेली, ठीक है। कितने? 30 रुपए। तो जो फिक्स खर्चा है वो है 400 और प्रतिदिन के लिए उनको देने पड़ेंगे 30 रुपए, ठीक है। तो आपका आंसर है 400 और 30। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट उसमें कहता है कि एक भिन्न जो एक फ्रैक्शन है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है अगर उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जो वो फ्रैक्शन है वो हमें ज्ञात करनी है कि वो भिन्न क्या है। तो भिन्न को मान लो x अपॉन वाई, ये हमारी कोई भिन्न होगी, ठीक है। तो पहले ये कहता है कि ये जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है अगर इसके अंश में से 1 घटाया जाता है, ओके। और यही भिन्न हमारी 1/4 हो जाती है अगर इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ओके। तो पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है, थोड़ा सिंपल बनाते हैं। तो ये हमारा बनेगा 3x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा बन गया 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बन गया। दूसरा देखो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस पर हम लोग वज्र गुणन विधि लगा सकते हैं, ओके, अगर आप लोग चाहो। इसको मैं किसी भी मेथड से वैसे सॉल्व कर सकता हूं, बट हम लोग क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वज्र गुणन विधि, तो उसी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो a1 आ गया 3, a2 आ गया 4, b1 आ गया -1, b2 आ गया -1, c1 आ गया -3, c2 आ गया -8, ओके। तो सबसे पहले इनको लिख लो -1 -1 -3 -8, 3 और 4 -1 -। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x अपॉन ये हो गया 8 माइनस 3, y अपॉन -12 प्लस 24, -12 प्लस 24 टू 1 अपॉन -3 प्लस 4। तो ये आ गया x बाय 5, y बाय 12, 1 बाय 1। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो उसको छुपा दो, तो x आ गया 5 और y बाय 12 इक्वल टू 1, तो y आ गया 12। तो x आ गया 5, y आ गया 12। तो आपका जो समीकरण है वो बना आपका 5/12, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा पार्ट करते हैं।
जो उसका तीसरा पार्ट है उसमें कहता है कि यश ने एक टास्क में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर यानी जो उसका आंसर गलत था उस पर 1 अंक काटा गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ओके, तो हमारे जो इसमें समीकरण बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। देखो, अगर ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है, सही उत्तर को आप एक्स मान लो और गलत उत्तर को वाई मान लो, ठीक है। और जो टोटल क्वेश्चन है वो इनको ऐड करके आएंगे ना, टोटल जो क्वेश्चन होंगे या टोटल क्वेश्चन तो इनको ऐड करके आएंगे, ठीक है। ये आएगा टोटल क्वेश्चन। अब करते हैं मार्क्स की बात, ठीक है। जो आपके सही वाले मार्क्स होंगे ना वो अपने एक्स के साथ लिखने हैं और उसमें से घटाना है, ठीक है। मार्क्स तो तभी आएंगे जब आप घटाओगे, ठीक है। तो सही वाले जितने भी होंगे वो यहाँ पे एक्स के साथ आएंगे, गलत वाले वाई के साथ आएंगे, इक्वल टू जो भी मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ आएंगे टोटल मार्क्स जो उसने अचीव किए हैं। ओके, तो समीकरण बनाते हैं। पहले अगर वो कहता है कि उसको 40 अंक मिले तो यहाँ 40 लिख दो, यहाँ एक्स लिख दो, यहाँ माइनस और यहाँ वाई, यहाँ जगह छोड़ दो थोड़ी सी। तो उसको मिले सही उत्तर पे उसको मिले 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक, ठीक है। तो ये बना 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, पहला समीकरण। अब x माइनस वाई लिख दो इक्वल टू 50। दूसरे में 50 अंक कहे गए हैं। सही क्वेश्चन पे उसे 4 नंबर मिले यानी 4 मार्क्स मिले और गलत पे उसके 2 नंबर कटे। तो आपका दूसरा समीकरण बना ये। अगर इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। एक समीकरण ये, दूसरा ये, कोई भी मेथड लगा लो, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। तो हम लोग अगर इसको माइनस कर दे, ठीक है, तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, y कट जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 15, ठीक है। तो x आ गया 15, तो y कितना आएगा कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो 2 गुना 15 माइनस वाई इक्वल टू 25, तो ये आ गया 30 माइनस वाई 25। तो माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस 30 माइनस वाई इक्वल टू -5, वाई इज इक्वल टू 5। तो y आ गया 5, x आ गया 15। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 प्लस 5 यानी 20। तो टोटल क्वेश्चन थे 20। ओके, कितने थे? 20। अब चेक करते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, कि जो वैल्यूज हमने निकाली है वो सही है या नहीं, ठीक है। अगर हम x और y की वैल्यू यहां पुट करें और हमारे पास अगर 40 आता है तो हमारी जो वैल्यूज है वो सही होगी, ठीक है। 3x, तो 3 गुना 15 ये हो गया 45 माइनस y की वैल्यू 5, तो ये आ गया 40, ये ठीक है। अगला देखो 2x, 2 गुना 15 ये हो गया 30 माइनस 5 आ गया 25, ये भी सही है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन है 20। तो इसी के साथ इसका तीसरा पार्ट भी होता है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा पार्ट करते हैं। अब एक चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, कोई ए और बी, ठीक है, और बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। 2 कार है इसमें, अगर वो सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन, तो वो x माइनस वाई इंटू किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है, वो आपकी स्पीड होगी। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, कहां चले? ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जो होगी x प्लस वाई इस तरह,
ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है। क्या करना है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो देखो समय हमें दिया गया है। ठीक है, समय दिया गया है, तो टाइम है, ठीक है, 5 घंटे और 1 घंटा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से समय भी हमें दिया गया है। समय दिया है, दूरी दी है, सिर्फ चाल नहीं दी है। तो चाल क्या होती है, दूरी बटा समय होती है। क्या होती है, दूरी बटा समय होती है। इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो आपने यहाँ लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसके यूनिट लगाने की यहाँ पे नीड नहीं है अभी। ठीक है, दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, समय हमारा है 5 आवर। ये 5 इधर आ जाएगा, या इस 5 से इसको आप डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो एक समीकरण आपका ये बन गया, क्योंकि देखो दूरी दी हुई थी, समय दिया हुआ था, सिर्फ जो चाल है, जो स्पीड है, वो हमें नहीं पता थी। हमने जो सूत्र है उसको लिखा, जो फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां से हमारा जो एक समीकरण है वो बन चुका है। अब सेम दूसरा समीकरण बनाते हैं। देखो 4 आ गया, अब एक्स प्लस वाई, दूरी उतनी ही रही और समय हमारा 1 आवर, तो ये एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण है वो इस तरह बनेगा। ओके, अब इनको ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 बटे 2 60। तो x की वैल्यू आ गई 60, y की वैल्यू निकालते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। तो y x माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस x माइनस वाई 20 माइनस 60 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, y इक्वल टू 40, x इक्वल टू 60। तो जो कार A है उसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारी कार B है उसकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपके आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब करते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन। अब इसका आखिरी क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की जो विमाएं है वो ज्ञात करनी है। हमें जो लंबाई और चौड़ाई है वो निकालनी है। सबसे पहले जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल, उसको आप मान लो एक्स वाई, तो जो आयत का क्षेत्रफल है उसको आप मान लो एक्स इंटू वाई। ठीक है, कुछ भी है। अब जैसा आपको पता है कि अगर ये आपका आयत है, ठीक है, ये आपका एक आयत है, जो उसकी लंबाई है अगर वो एक्स है और चौड़ाई आपकी वाई है, तभी आपका जो क्षेत्रफल है वो बनेगा एक्स इंटू वाई, जिसकी वजह से यह है एक्स वाई। ओके, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, कुछ भी है। ठीक है, तो जो आपकी लंबाई है वो आ गई एक्स और जो चौड़ाई है वो आ गई वाई। ये तो क्लियर है। तो ये कहता क्या है कि पहली कंडीशन है कि आपका जो क्षेत्रफल है वो, जो आपका ये क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें से मतलब 9 कम हो जाएगा अगर हम लंबाई में से 5 कम कर दें और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें। ठीक है, तो हमारा जो क्षेत्रफल था वो था एक्स वाई, इसमें से 9 कम हो जाएगा अगर हम अपनी लंबाई में से 5 घटा दें, 5 कम कर दें और चौड़ाई में से 3 उसमें ऐड कर दें। मतलब चौड़ाई में 3 ऐड कर दें, लंबाई में से 5 कम कर दें। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा अगर हम लोग लंबाई को, अगर हम लंबाई में 3 ऐड कर दें और चौड़ाई में 2 ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारे जो दोनों समीकरण है वो यहीं से आ जाएंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा एक्स इंटू वाई प्लस 3x
-5y -15 इक्वल टू xy -9। xy कट गया, क्या क्या 3x -5y -15 + 9 इक्वल टू 0। 3x -5y -6 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग वज्र गुणन विधि लगा लेते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा बनेगा, देखो xy 2x 3y 6 xy + 67। xy कट गया, ये हमारा है 2x + 3y + 6 -67 इक्वल टू 0। 2x + 3y -61 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये है, दूसरा ये, ठीक है। तो a1 a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 है हमारा 3, b1 है -5 और c1 है -6। a2 है हमारा 2, b2 है 3 और c2 है -61। ओके, सबसे पहले -5 3 और यहां भी लिख दो -5 3, यहाँ पे आएगा -6 -61 और यहाँ पे आएगा 3 और 2। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे x आएगा, इनको सॉल्व करेंगे y आएगा, इनको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। तो x अपॉन, यहाँ पे इस तरह कर लो, इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 305 + 18 y अपॉन -12 + 183 1 अपॉन 9 + 10। तो ये हमारा बनेगा x अपॉन 323 y अपॉन 171 1/19। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बाय 323 इक्वल टू 1/19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा बनेगा 19x इक्वल टू 323 और x इज इक्वल टू 323 और 19। तो 19 एकम 19 हमारे पास आएगा 133। ठीक है, 133, तो 19 गुना 7 133, तो 17, x आ गया 17। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 17, तो y कितना आएगा? ये हमारे पास 19y इक्वल टू 171, y इज इक्वल टू 171/19 9, तो y आ गया 9, x आ गया 17। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 3.5 वो होती है पूरी तरह से कंप्लीट। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए थे, तो हमने उन चारों क्वेश्चन को और उनके जो सब पार्ट्स थे उनको बारी बारी से इजी वे में सॉल्व किया है। प्रश्नावली 3.5 से हमने वज्र गुणन विधि को बहुत ही अच्छे वे में सीख लिया है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वज्र गुणन विधि को अच्छे से समझ लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है वो सारे दूर हो जाएंगे। बस इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखने का ट्राई करना। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। ओके, इस वीडियो से आप लोग अपने जो होमवर्क है उसको भी कर सकते हो और जो आपके मिड टर्म है और जो फाइनल एग्जाम है उसकी तैयारी भी कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, आपने कुछ नए मेथड सीखे, नया फॉर्मूला सीखा है, तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और एस्पिरेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को बिल्कुल फ्री में सीख पाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.6 के साथ।